अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, अच्छी और प्यारी नई सुबह है। कराची में तो बहुत अच्छी सुबह है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है। बहुत सारी नई खबरें हैं, नई तमन्नाएं हैं आपके लिए। सुबह सवेरे मौसम हसीन है और जब मौसम की बात करें तो आई थिंक हमें सबसे पहले जिक्र शहर क़ायद का ही करना चाहिए क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। कहीं हल्की है, कहीं तेज़ बारिश है। अब ये बारिश का स्पेल क्या पूरा दिन इसी तरह से जारी रहेगा? बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा या ये पूरा वीक बारिश होती रहेगी सिंध में, कराची में? इस पर आज हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही भी बहुत आई है। लोग बेघर हो गए हैं। कोलू का कई इलाकों से राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। इसके अलावा पंजाब की अगर जिक्र करें तो झंग में 50 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और सिंध का दोबारा गिरफ्त करें तो गाज समेत दीगर नदी नालों में शदीद तुग़यानी है। सैकड़ों देहातों का तहसील जूही और ज़िला दादू से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और ये काफ़ी अरसे से ये हुआ है मैं। और ये हम डेली बेसिस पे आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो वहाँ के रहायशी कितनी मुश्किलात का शिकार होंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात करते हैं। छठी लहर, इसमें तेज़ी आ गई है। गुज़श्ता रोज़ 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मस्बत केसेस की शरह 2.92 हो गई है। मौसम बदल रहा है। कोविड के साथ साथ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि हम फेस करें, लाइक गला ख़राब, खांसी, बुखार, डायरिया। हर घर में हमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे डायरिया होगा। हर घर में हमें ऐसा शख्स ज़रूर मिलेगा जिससे फ्लू होगा, खांसी होगी, गला ख़राब होगा। अब हर घर में, अगर मैं अपने ऑफिस वाले घर की यानी अपने स्टूडियो की बात करूँ तो मेरे घर में फैसल है जिनका गला ख़राब है। तो इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमने एहतियात कैसे करनी है, लेकिन आपको लगने भी नहीं देना हमने। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कराची का हल्का NA 245 ज़िमनी इंतखाब का मैदान यहाँ सजने को है। अब इस हल्के में मसले क्या क्या हैं या हल कैसे होंगे भी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके फुटबॉल स्टेडियम में बाकायदा रेल की पटरी बिछी है और वहाँ से स्टीम इंजन वाली ट्रेन भी गुजरती है। अब ज़रा ये दुनिया के मुल्क से वापस अपने मुल्क में आके तो हमारे यहाँ तो पहले से बिछी पटरी पर KCR ठीक से ना चल सकी और बार बार इस पर बात करने के बावजूद वो जवाब मिलता नहीं है जिससे हम मुतमईन हो। तो आज इस पे भी डिस्कशन होगी। बाय द वे, फुटबॉल का जिक्र हो रहा है तो आपको ये भी बता दें कि फुटबॉल की आलमी तंजीम FIFA ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी, जिसके बायस भारत अंडर 17 विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी से भी महरूम हो गया। खेल के मैदान से एक और खबर है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें 28 अगस्त को टकराएंगी। तहम इससे पहले मैच के पहले मरहले के टिकट्स जो हैं वो महज 2.5 से 3 घंटों में फ़रोख्त हो गए हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 3 वनडे मैच की सीरीज़ जारी है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को पहले वनडे में शिकस्त दी है। इस पर आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले सियासत से आगाज़ अगर करें तो वफाक ने शहबाज गिल का बयान इमरान खान की ज़ुबान करार दे दिया। इदारों में बगावत के लिए उकसाने पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की और वाज़ेह कर दिया कि इदारों में तकसीम डालने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट दिखाते हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाए जाने के बयान की वफाकी काबीना में गूंज। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ने करार दिया कि शहबाज गिल इमरान खान की जुबान बोल रहे हैं। वज़रा ने वाज़ेह किया कि इदारों में तकसीम डालने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते और न ही मुल्क इदारों के खिलाफ मुहिम जोई का मुतहम्मिल हो सकता है। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सवाल भी उठ गया। इत्तेहादी वज़रा ने आलमी सतह पर कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निर्ख बढ़ाना अवाम में शदीद तशवीश का बाइस है। इजलास में 35 दवाएं महंगी करने की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद। काबीना मंजूरी के बगैर दवाएं किसी सूरत महंगी न करने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना ने दियत की कम अज कम हद तकरीबन 43 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। वजारत दाखिला की सिफारिश पर 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने और 22 अफराद के नाम निकालने की मंजूरी, जबकि ECL में शामिल 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई। शहदाए लसबेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात में इंकशाफात सामने आए हैं। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मुहिम PTA कारकुनान की तरफ से चलाई गई है। भारतीय अकाउंट से भी ट्वीट किए गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ। एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया।
सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम से शहदा के खानदानों का दिल दुखाया गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने घिनौनी साजिश में मुलव्विस अनासिर के चेहरों से नकाब हटा दिए। साजिश के ताने बाने भारत से जा मिले। मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक गम की घड़ी में जख्मों पर नमक पाशी करने वालों में भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे। कई भारतीय अकाउंट्स ने ट्रेंड में हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज पीटीआई कारकुनान की तरफ से किया गया था। खान साहब की तकरीरें सुनकर और पीटीआई की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। मकरू ट्रेंड चलाने वालों की प्रोफाइल पिक्चर्स की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई, जिसमें 580 अकाउंट्स का तस्करा शामिल है। 178 अकाउंट्स पर तहरीक इंसाफ के झंडे की तस्वीर लगी हुई हैं, जबकि भारतीय ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले 18 अकाउंट्स भी रिपोर्ट में सामने आए हैं। साजिश के कई किरदार तो अपनी गलती भी तस्लीम कर चुके हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों की गिरफ्तारियां होंगी। सरपरस्त को भी कटहरे में लाया जाएगा। शरपसंदों की शिनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। तो मुल्की इदारों को हदफ तनकीद बनाने के ताने बाने तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने के मुबैना मास्टरमाइंड पीटीआई के सोशल मीडिया विंग हेड को पंजाब में आईटी का वजीर लगा दिया गया। अरसलान खालिद को नवाजने का मकसद तसादुम का टास्क या किसी को पैगाम देना है। लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट। दूसरा मैंने आपको कहना था, खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है। इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा, आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। तहकीकाती टीम के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुनाफरत और नफरत के बीज बोने वालों में पीटीआई के सोशल मीडिया विंग भी शामिल है, जिसके शवाहिद मिल गए हैं। सोशल मीडिया के मास्टरमाइंड अरसलान खालिद को शामिल तफ्तीश करने की बजाय उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब की वजारत दे दी गई, जिस पर सियासी हलकों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वो कैंपेन चलाई है इन्होंने लसबेला, सानिया लसबेला के ऊपर। उसके तमाम जो किरदार हैं, जो पीछे बैठ के डोरियां हलवा रहे थे और जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने कहा कि उनसे डॉक्टर अरसलान और बहुत और लीडरों ने कभी कुछ करवाया था, उनको अरेस्ट करने की बारी। हो सकता है कि डॉक्टर अरसलान साहब जो हैं वो वजारत एंजॉय करने की बजाय जेल एंजॉय करें। दूसरी जानिब अरसलान खालिद को पंजाब में आईटी की वजारत देने के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई, जिसमें कहा गया कि सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाने वालों को वजारत देना अवामी नुमाइंदों की तौहीन है। एक तरफ ये वो करैक्टर हैं जो हमारे इदारों के दरमियान तफरीक पैदा कर रहे हैं और फिर उन्हीं लोगों को आप चुनते हैं और चुन के आप उनको कभी आईटी का मिनिस्टर बना देते हैं, कभी आप उनको चीफ ऑफ स्टाफ बना लेते हैं। इस जमात का क्राइटेरिया यही है, दूसरी जमात के लोगों को गालियां दो और हम तुम्हें अच्छे ओहदे देंगे। सियासी हलकों का कहना है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने वाले अरसलान खालिद जैसे किरदारों को हुकूमती ओहदे सौंपना हुकूमती नाअहली है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्बास हैदर के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। पीटीआई दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान की रिहाइशगाहों पर पुलिस छापे का मामला। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने इमरान खान और शेख रशीद को आज तलब कर लिया। जहीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनवाने और इक़्तिदार बचाने के लिए साबिक वजीर आज़म इमरान खान और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के हुक्म पर पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन। 10 मार्च को अरकान पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर इमरान खान और शेख रशीद से जवाब तलबी कर ली गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद व ज़वाबित और इस्तेहकाकात ने दोनों को नोटिस जारी करके बुध को बुला लिया। कायमा कमेटी के इजलास के दौरान रुकन सलाहुद्दीन अयूबी ने तहरीक पेश की। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान और शेख रशीद की हिदायत पर पुलिस ने अरकान पार्लियामेंट की सरकारी रिहाइशगाहों पर चढ़ाई की और ताकत का इस्तेमाल किया। पार्लियामेंटेरियंस का इस्तेहकाक क्यों मजरूह किया गया, जिम्मेदारान से जवाब तलबी जरूरी है। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 अरकान पार्लियामेंट कामरान मुर्तज़ा और सलाहुद्दीन अयूबी समेत 18 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया था।
तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज भी किया है। चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए मोहलत भी मांग ली है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में काफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। परवेज इलाही के वकील ने कमीशन के अख्तियारात पर सवाल उठा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को केस पर दायरा इख्तियार मुतय्यन करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ कानून इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने परवेज इलाही के वकील से इस्तिफसार किया कि क्या आपको शक है इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा, आपको नोटिस ही नहीं मिला तो हाई कोर्ट में चैलेंज कैसे किया। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादों का कहना था कि पार्टी सदारत हाईजैक करने की साजिश की जा रही है। कानूनी महाज पर दिफा का अज़्म भी दोहराया। चौधरी शुजात साहब जो है आईनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं 2024 तक, मगर कुछ लोग जो हैं कि प्रेसिडेंटशिप जो है इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं और ये नहायत ही बेहुदा और अफसोसनाक हरकत है। उम्मीद करते हैं कि हक सच की जो है वो इंशाल्लाह फतह होगी। जवाब दायर किया हुआ है दूसरी साइड ने, तो हमें वो जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसकी कॉपी मिल गई है, तो उसको इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। चौधरी शुजात हुसैन के वकील उमर असलम ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए मोहलत मांगी तो इलेक्शन कमीशन ने समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और अब एजाज़ की बात करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मुत्तहदा अरब इमारात ऑर्डर ऑफ द यूनियन का एजाज़। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मेडल से नवाजा। ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल यूएई का दोस्त ममालिक के आला हुक्काम को दिया जाने वाला दूसरा बड़ा एजाज़। तो आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मुत्तहदा अरब अमारात का ऑर्डर ऑफ द यूनियन का एजाज़ यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मेडल से नवाजा। ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल यूएई का दोस्त ममालिक के आला हुकाम को दिया जाने वाला दूसरा बड़ा एजाज़ है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब ज़रा कुछ मौसम की बात कर ली जाए। कराची में आज सुबह से क्योंकि बारिश इतनी हो रही है भूल जाते हैं कि रात को और इतना दिल खुश हो रहा है हमारा कि हम जो है वो अल्फाज खो बैठते हैं। लेकिन बारिश जो है वो इतनी सुहानी है, इतनी मज़ेदार है कराची की, हम आपको दिखा भी रहे हैं। और बाय द वे मैं भी वही देख रहा था कि कराची की इतनी शानदार बारिश है। बाय द वे आज पूरा दिन बारिश की वजह से पेश हुई है जनाब अली। आज पूरा दिन बारिश है, इसलिए वो लोग जो कि प्लान्स कर रहे हैं ना बाहर निकलने के, बिला ज़रूरत तो मत निकले, घरों में रहें, बारिश को एंजॉय करें। लेकिन क्यों आपने ये क्यों कहा? देखिए बारिश तो बाहर मुल्कों में एंजॉय होती है, आप कह रही हैं आप ना निकले। मैं यही वजह बताऊंगी। इसकी वजह ये है कि कराची में स्पेशली चूंकि हमने लाहौर को भी देखा जब लाहौर में बारिश होती है, हमने इस्लामाबाद को भी देखा जब बारिश होती है। लाहौर कराची में जब बारिश होती है ना तो ये अबरे जहमत हो जाती है वो इस तरह, क्योंकि यहाँ पर रोड्स पे इतना पानी होता है, गंदगी, ट्रैफिक जैम हो जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला होता है, यहाँ बारिश हुई, यहाँ फीडर स्ट्रिप हो गए, बिजली गायब हो जाती है, नज़र नहीं आती। जब हम बात करते हैं अवामी मसाइल की, जब हम बात करते हैं बिजली की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पेट्रोल का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का फैसला दुरुस्त था, हमने टैक्स बढ़ाया नहीं, कम किया है। ओगरा की समरी आई तो वज़ीर आज़म को भेज दी, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। इसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनी को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला कि अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रेड नीचे आती रही तो उसका फायदा होगा। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है, नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन को समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। हमने ना इस पर टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। आप जब बात करते हैं लोग, हमको अपने लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, हमको खुद मुख्तारी देनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, खुद इन्हिसारी करनी चाहिए। $48 बिलियन जब नहीं होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों से मांगने होंगे तो वो कौन सी हकीकी आज़ादी? जब IMF ने आपसे एकदम मुंह मोड़ लिया और आपने IMF से मुंह मोड़ लिया, 17 बिलियन का तुम करंट अकाउंट डेफिसिट करोगे और दुनिया में अब कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी हकीकी आज़ादी? कौन सी हकीकी आज़ादी? कौन सी हकीकी आज़ादी है? आज अल्लाह की मेहरबानी से हमने शुरुआत कर दी है कि हम इम्पोर्ट
को उधर तक लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे एक्सपोर्ट और रेमिटेंस हो। तो ये रियल खुददारी है। और हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो आवाम के साथ साथ हुकूमती सफ़ों से भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं। आसिफ जरदारी ने पेट्रोल महंगा होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। रद्द-ए-अमल दिया कि ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है। वज़ीर आज़म से मुआशी टीम के बारे में बात करेंगे। जरदारी साहब की राय भी मोहतरम है और जरदारी मैं आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साहब के साथ था। जरदारी साहब की भी राय बड़ी मोहतरम है और मैं उनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई उनके जो भी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मैं दे दूँगा। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने भी वज़ीर आज़म से कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में राब्ता कमेटी का कहना था कि आलमी मार्केट में कमी के बावजूद फैसला समझ से बालातर है। कराची में पेट्रोल और डीजल शॉर्ट हो गया है। शहर में कई पेट्रोल पंप सप्लाई ना मिलने के बायस ड्राई हो गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची में पेट्रोल और डीजल की किल्लत। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद आवाम की पहुंच से दूर है। शहर में कई पेट्रोल पंप सप्लाई न मिलने के बाइस बंद पड़े हैं। शहरी एक से दूसरे पंप चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जबकि खुले पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैं इधर आया इतनी दूर पेट्रोल लेने के लिए, यहाँ इस पंप से पेट्रोल मिल जाए मैं चला जाऊँ आगे अपने घर, पर पेट्रोल ही नहीं है। अब उसकी गाड़ी भी बीच में पुल के ऊपर बंद हो गई है मेरी। शाम से तकरीबन 4-5 पेट्रोल पंप पे चक्कर लगा चुका हूँ, सारे बंद है। कोई बोल रहे हमारे पास नहीं है, कोई बोल रहे पूरा ओवरऑल बंद है। पेट्रोल पंप मुलाजमिन कहते हैं कीमतों में रद्दोबदल और बारिश की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। पीछे से सप्लाई नहीं आ रही और इस वजह से पेट्रोल भी बढ़ गया, पीछे वाले पंप भी बंद है सारे। पेट्रोल पंप्स मालकान ने कीमतों में कमी की तवक्को पर सप्लाई नहीं मंगवाई। पेट्रोलियम डीलर अब्दुल समी खान का कहना है कि ऑयल कंपनीज को कीमत बढ़ने का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने सप्लाई शॉर्ट कर दी। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई पूरी तरह बहाल हो जाएगी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हाजिर होंगे मजीद टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने के लिए। अब जरा मुल्क की मईशत की अगर बात करें तो पिछले चंद दिनों में डॉलर को खूब पिछाड़ा है रुपए ने। डॉलर नीचे आता जा रहा है। इसके अलावा दोस्त ममालिक अब आगे आ रहे हैं, वो भी इमदाद कर रहे हैं। और इसके अलावा सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है कि पेट्रोल की कीमतें लेकिन जो हैं वो काबू में नहीं आ रही हैं। और रिसेंटली एक टर्मोइल हमने देखा जहाँ पे जो पार्टी क़यादत है वो साइड कर रही है डिसीजन से। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि नहीं जी ये जो है वो तो सही है। सब ठीक। हाँ, इन दोनों पहलुओं पे ज़रा नज़र डालते हैं। पहले ज़रा पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव गेस्ट हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। इंडीड रुपया बड़ा तगड़ा चल रहा है, दैट्स पॉजिटिव। IMF जो है वो 24-25 को डील फाइनल कर देगा, दैट्स पॉजिटिव। एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन समा। देखिए, जब भी हमने बातचीत की है तो मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान से जो ऑल रोड्स फ्रॉम पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त IMF के पास जाती हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें कुछ क्रिटिकल इश्यूज खड़े हो गए हैं और उनका ताल्लुक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि जो हमारे बैरूनी खसारे हैं उनसे हैं। हमारा करंट अकाउंट का बहुत बड़ा हुआ खसारा आ रहा था। सो इसलिए हम IMF की तरफ अब बढ़ रहे हैं और होप यह है कि 29 को बोर्ड हो जाएगा। ये इन इट सेल्फ इसलिए पॉजिटिव है कि इसके साथ साथ आपने उनके साथ जो मुआहिदा किया है उसके अंदर कई काम आपने शुरू किए जिसमें जिससे मईशत को एक थोड़ा सा इस्तेहकाम मिलना शुरू हो गया है। मसलन आपने ये देखा कि आपने अपनी इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कम किया, तो आपने जैसे डॉलर की राइटली बात की तो आपकी रुपी को एक इस्तेहकाम मिला। आपने जैसे ही अपने थोड़े रेवेन्यूज़ को बेहतर किया, आपने अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया। सो आपको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि बजट का जो खसारा है वो अब आने वाले साल में वो कम हो जाए। सो दिस इज़ ऑल गुड न्यूज़, बट ये याद रखिए कि मईशत के जो कलीदी मसाइल हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। मसलन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अभी भी हमें हाई इंपोर्ट्स पे भरोसा है, यानी कि आप चाहे वीट की बात करें, कॉटन की बात करें, आप लेंटिल्स की बात करें, आप एडिबल ऑयल की बात करें। सो आपको अभी कलीदी जो मसाइल हैं वो वहीं खड़े हैं, बट इन द शॉर्ट रन आपको एक ब्रीदर मिल गया है। अब इस ब्रीदर को आप कैसे यूज़ करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू अगेन। हमें कई दफ़ा ये ब्रीदर्स मिले
एंड लेट्स होप कि ये ब्रीदर थोड़ा बेहतर हो जाए। अगर आपके दोस्त ममालिक से आपको LNG मिल जाए थोड़ी डिफर्ड पेमेंट पे। डिफर्ड पेमेंट से मतलब यह है कि जैसे अब तेल हम जो इस साल ख़रीदेंगे तो उसका कुछ हिस्सा, मेरा ख्याल है $2 बिलियन तक का जो हिस्सा है इस साल की जो पेमेंट है वो अगले साल होगी। सो आपको इस साल का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। किस पे? जो डॉलर्स आपने देने। सप्लाई और डिमांड ऑफ डॉलर्स ही रुपए की कीमत को तय करता है। तो दिस इज हाउ द मईशत is being thought about अगर हम in the breather सेशन में सोचें। फिर आपने ये बात की पेट्रोल प्राइसेस की। देखिए पेट्रोल प्राइसेस is a deeper subject but क्विकली इंसान ये कह सकता है कि ये जो इस वक्त आपने कीमत में ₹6.72 बढ़ना देखा और डीजल में सिर्फ 50 पैसे की कमी देखी, इसका कुछ ताल्लुक इस चीज़ से है कि ये तकरीबन एक लैग इफेक्ट, यानी कि 2 हफ्ते पहले की कीमतें हैं जो आप देख रहे हैं। तब डॉलर भी बढ़ा हुआ था, उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स थी, उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी कीमत में इंक्रीज करना पड़ा गवर्नमेंट को। कुछ ये कि हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया था। मतलब यू नो पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर लार्जली मैनेजरियल इन नेचर। नई हुकूमत आई थी, वो चाहते थे कि ज़्यादा प्लांट्स चलें, उन्होंने डीजल भी, एमओ गैस भी, फर्नेस ऑयल भी ज़्यादा इंपोर्ट हो गया जुलाई में, जिसकी वजह से एक डॉलर का भी लिक्विडिटी का इशू खड़ा हुआ। अब वो सिस्टम सारा जब अनक्लॉग हो रहा है, यानी कि वो जो हाई इंपोर्ट्स थी वो सिस्टम में से निकल रही हैं, उनकी पेमेंट्स हो रही हैं। ये जो हुआ ये उस वक्त $120-124 बैरल पे तेल चला गया था। इस वक्त तकरीबन $95 बैरल से नीचे आ गया है ब्रेंट की जो प्राइस है। सो ये सिस्टम से निकल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा प्राइसेस में भी बेहतरी आ जाए। डॉक्टर साहब हम क्या समझें, क्योंकि हमें तो हमेशा यही देखने में आया कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत नीचे आएगी तो पेट्रोल की कीमत कम होगी, लेकिन यहाँ पर तो हिसाब उल्टा चल रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम हो रही है और पेट्रोल यहाँ पे बढ़ रहा है। तो रीज़न हम यही समझें जो आपने बताया, या इसके पीछे भी कोई और ही मिथ है अलग? देखिए इसके पीछे जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि PSO जो है वो तकरीबन 60% पाकिस्तान की तेल की इंपोर्ट का ज़ामिन है। PSO ही प्राइस सेटिंग करता है, तो ऑब्वियसली PSO की जो प्राइसेस हैं वही डिटरमिन करती हैं इस चीज़ को। हमारी एफिशिएंसी ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, डीरेगुलेशन ऑफ द सेक्टर, ये सब चीज़ें तो वो फंडामेंटल अवामिल हैं जिसकी तरफ आप भी पूछ रही हैं और मैं भी हमेशा इशारा करता हूं कि वो तो हल करने ज़रूरी हैं। बट इन द शॉर्ट रन जो डॉलर था वो उस वक्त LCs कुछ खुली हैं जो 238-240 रुपए की थी, वो क्लियर हुई हैं। जब वो इतने हाई लेवल पे क्लियर हुई हैं तो ऑब्वियसली एक पेमेंट बिल्ड हुई है। मैं अभी भी देख रहा था एडजस्टमेंट ओगरा ने जो किया, उसमें एक बड़ा आंसर जो है वो एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट का है। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट जो है वो बिकॉज ये LCs हाई रेट पे क्लियर करना पड़ी थी, ये निकल जाएगा अगर सिस्टम से कीमतें कुछ नीचे आ गई हैं। अगर हमारा रुपया इस वक्त जो 214 रुपए के करीब है विज़ डॉलर, अगर यहीं पे रहता है और इसमें एक इस्तेहकाम रहता है और हालात ऐसे ही चलते रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये कुछ कम हो सकता है। पर बहुत ज़्यादा कम इसलिए नहीं होगा कि आपने IMF के साथ एक वादा किया हुआ है और वो ये है कि एक पेट्रोल की कीमत में इस वक्त 20 रुपए आप डेवलपमेंट लेवी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी दे रहे हैं। यानी कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन आप इसको समझ लें कि एक सिंपली एक टैक्स है। हम इसको लेवी इसलिए कहते हैं कि इसको हमें प्रोविंसेस से शेयर नहीं करना पड़ता, ये सारा फेडरल के पास रह जाता है। उसको 20 की बजाय 30 रुपए करना है, तो अगले 1 सितंबर को आपकी कीमत 10 रुपए लेट से बढ़ जाएगी। बट डॉलर की वजह से, ब्रेंट की कीमत कम होने की वजह से, हम वैसे प्लैट्स लेते हैं जो सिंगापुर में खुलता है। मैं ब्रेंट एक जनरल बात कर रहा हूँ, हमारी कीमत प्लैट्स की एक कीमत है जो सिंगापुर से खुलती है, वहाँ से हम इस कीमत का तायुन करते हैं। ये कम हो जाएगी तो 2 अनासिर कम होंगे, एक थोड़ा सा बढ़ेगा, बट आई थिंक जो 2 कम होंगे उनका वेट हेवियर होगा और कीमत में थोड़ी सी कमी की तरफ जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला है। अब हम मिन हैसल कौम इस बात पे आ गए हैं कि लेट्स कंजर्व, हम चीज़ें बचाते हैं, लेकिन हर महीने जो पर यूनिट कॉस्ट है कराची वालों के लिए या इवन फॉर दैट से पाकिस्तान वालों के लिए, बिजली की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। सर इसका क्या किया जाए, ये कैसे कम हो सकती हैं?
तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अब जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है ओवरऑल, जिसमें बिजली भी है, जिसमें पेट्रोल भी है और जिसमें गैस भी है, ये एक बहुत बड़ा आंसर बन गई है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग का, इसमें कोई शक नहीं है। और जितनी आपकी आमदन कम है उतना ही ये आंसर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। जिनकी इनकम्स बहुत ज़्यादा हैं या हाई इनकम अर्नर्स हैं, उनके लिए शायद असर कम होता है। अब देखिए, इसकी बात यह है कि जो अभी तक आपकी कराची के लिए स्पेशली आ रही थी वो ये कि क्योंकि बहुत सी बिजली जो है वो फ्यूल से बनती है, तो FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुझे जहाँ तक एग्जैक्टली याद है कि 11 रुपए के करीब चला गया है। आप यकीन कीजिए कि ये पिछले कई साल से 50 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया हुआ करता था। तो जो ऊपर के 8, 9, 10 रुपए हैं, ये ऑब्वियसली बहुत हर्ट करें। आप 1000 यूनिट अगर यूज़ करते हैं, मैं एक एवरेज सी बात कर रहा हूँ, तो 8-10 हज़ार रुपये आपका माहाना का बिल बढ़ गया। एक प्राइस एडजस्टमेंट भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा जैसे फ्यूल प्राइसेस कम हुई हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली अब ये एक बेस टैरिफ भी मुल्क का चेंज हो रहा है, सो 7 रुपये 92 पैसे एक बेस टैरिफ में चला जाएगा ये। बट असल बात यह है कि हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो एक रिफॉर्म मांग रहा है, एक सर्जरी मांग रहा है। आप जब तक ये सर्जरी नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। और सर्जरी से मेरा क्या मतलब है? सर्जरी से मेरा ये मतलब है कि ओवरऑल आपने मुल्क में ये सोचना है कि आपने ये सारे जो डिस्कोर्स हैं मुल्क के, ये खुद चलाने हैं कि नहीं चलाने हैं। आपने जनरेशन की कॉस्ट को कैसे नीचे लाना है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको हमें सीरियसली लेके आगे चलना है। और डॉक्टर साहब, जब तक हम सीरियस नहीं लेंगे, आई थिंक तब तक शायद हम यही कहते रहेंगे कि पेट्रोल बढ़ गया है और डॉलर के नीचे आने के बावजूद आवाम की मुश्किलात कम नहीं हो रही। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कराची में 200 ज़िमनी इंतखाब का मार्का सजने को है। मुख्तलिफ उम्मीदवार मुकाबले में शरीक हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से और फिर इस पर दोबारा से हम डिस्कशन करेंगे। खुर्शीद बताएगा हल्के के मसाइल क्या हैं और कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ N 245 के हलके में और सबसे अहम तरीन बात यह कि आबादी तो इस हलके की लगभग 10 लाख के करीब है, लेकिन जो वोटरों की तादाद है वो है 5,15,000 से ज़ायद। और उसमें जो मर्द वोटर हैं वो हैं 2,74,987 और जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद है 2,04,016। 263 पोलिंग स्टेशंस यहाँ कायम किए जाएंगे ज़िमनी इंतखाब के लिए और पोलिंग बूथ की तादाद है 1052। कराची के दीगर हलकों की तरह जो N 245 है, यहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल का ताल्लुक वैसे तो सिविक प्रॉब्लम ही की नौयत है, उनकी शक्ल है कि यहाँ से कचरा साफ़ नहीं होता इन इलाक़ों से, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ पे पानी की निकासी का मौसर इंतज़ाम मौजूद नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं और सबसे अहम बात यह है कि जो अंदर की गलियाँ हैं और जो रास्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं। और ये अमीर और गरीब और मिडिल क्लास हर तरह की आबादी यहाँ पर रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2 दस्तबरदार हो चुके हैं, JUI का उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार MQM के हक़ में। तो अब इस तरह हमारे पास 15 उम्मीदवार वो रहते हैं जो मैदान में मौजूद हैं और उनमें 8 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और देखना ये है कि जो 5,15,000 से ज़ायद वोटर हैं वो किसको अपना एमएनए बनाते हैं। लेकिन हमारी मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात हुई है, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाके ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। और उनका यही कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके इलाके से कचरा साफ़ हो, उनके घरों में पानी आए, गटर का पानी उनकी गलियों में न बहे और रोशनी का इंतज़ाम हो, सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। लेकिन तो ये तमाम तर सूरत हाल है हल्का N 245 की। फ़ारूक सत्तार आज हमारे जो कि यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार कैसे? फ़ारूक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जीते रहिए, अल्लाह का शुक्र है। फ़ारूक हालात में जैसे सब है जी वैसे ही आप हैं। अच्छा, यानी कि आप भी बारिश में डूब रहे हैं। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। डूब रहे हैं और गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो साहिल का अंबारा भी आप आ रहे थे, तो जरा फारूक भाई ये बताएं कि सड़कें कैसी मिली हैं अभी आपको? हमें तो बहुत ही बुरी मिली। बिल्कुल वाज़ेह है कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। तो बारिश पे सब इल्ज़ाम धर देते हैं, असल तो क्रिमिनल निगलेक्ट है। अब वो N 245 का पूरा हल्का हो या पूरा शहर कराची हो। और फिर अब तो ये हालत है कि डिफेंस और क्लिफ्टन में भी लोग पहले छतों पे जाके पानी पूरी, पकोड़े और छोले चाट का इंतज़ाम करते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश का ये आलम है
कि वो कहते हैं ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश आती है तो ऊपर से भी पानी आता है और नीचे से ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी, वो पानी निकलता नहीं ना असल में, और नीचे से भी पानी आता है। अच्छा फारूक भाई, ज़रा NH 245 की अगर बात कर लें, क्या मामलात हैं यहाँ पे, क्या मसले मसाइल हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? देखें, मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की या शहरी सहूलतों की बात हुई ना, तो उसमें ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जो रिपोर्ट में है कि कचरा उठाने का कोई मौसर या कोई इंतज़ाम है ही नहीं, समझ लें आप। दूसरा, उबलते हुए गटर और फिर बरसाती नालों का कोई निज़ाम सिरे से मौजूद ना हो तो फिर जो पानी जिस तरह खड़ा होता है गलियों मोहल्लों में और फिर घरों में भी आता है, और फिर उसके बाद जो सड़कों का हाल होता है वो मेरे ख़्याल में सारी पूरी कराची और कराची के लोग इस बात के गवाह हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कच्ची आबादियाँ हैं उनमें मेरे ख्याल में कोई सहूलतें दी नहीं गई। जो देखिए, ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो तो एक MNA का बराह रास्त काम नहीं है, लेकिन ये कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकता है, और मुझसे ज़्यादा शायद फिर बेहतर उम्मीदवार कोई ना हो। साबिक मेयर, साबिक वज़ीर बल्दियात, उस ज़माने में हालात फिर भी बेहतर थे। हमारा कुछ इन्फ्लुएंस वाटर बोर्ड पर, सीवरेज वाटर सीवरेज बोर्ड पर, कुछ सैनिटेशन के महकमे पर, और कुछ ये सड़कें बनाने के जो काम है उसमें कुछ किरदार शायद मैं अदा कर सकूँ इंशाअल्लाह। फिर बिजली का बहरान है, उसका तो जिक्र लोग कर ही नहीं रहे, जो अलटब बेवक्त और बग़ैर ऐलान की लोड शेडिंग है। फिर मुबालगा में इस बिल जो आ रहे हैं तो उसने भी लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया है। मैं समझता हूँ कि देखें, जो काम इस वक्त किया जा सकता है वहाँ उस हल्के में, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ अच्छी ज़मीनों को बचाकर वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, IT पार्क्स बनाए जा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस बच्चों को सिखाना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो तवज्जो देनी है, सिविक कम्युनिटी, लेकिन लोगों की इंसानी वसाइल की तरक्की बनी देंगे। ये सारे जो भी आपने बताई है हम भी वहाँ देखते आ रहे हैं मसले मसाइल, लेकिन इशू ये है कि ये चीज़ें इलेक्शन के करीब ही हम क्यों सोच रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई? मैं सिर्फ अगर पूरे कराची की बात करूं, पीपल्स पार्टी रही, आप लोग पुराने वाले रहे, सारे रहे, ये उसमें नहीं हुई। आपने कहा ना कि साजिश ने डुबोया मुद्दतों, तो इस साजिश में तो देखिए सब शामिल हैं। एक ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं आ सका, बिजली पे तो ऐसा लगता है कि हम कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उसकी तो छोड़ दे बात, हमने बात करना छोड़ दी बिजली की, क्योंकि लगता है कि सियासी लोगों से लेके बड़े बड़े ओहदों तक कोई नहीं कह सकता उसको, तो छोड़ें इस बात को। तो मेरा सवाल आपसे फारूक भाई ये है कि क्यों इलेक्शंस करीब आते ही क्यों रेड बस भी आती है इलेक्शन के करीब आते हुए, कहा जाता है रोड बनेगी इलेक्शन करीब आते हुए, क्या सौतेला हैं हम, सौतेला है कराची का? देखिए, पिछले 30-35 सालों का हिसाब अगर लेंगे तो गुज़िश्ता 14-15 सालों में जो इनेतात हुआ है ना, उसने जिस तरह हमारे जो है वो हिस्से बखिए उधेड़ दिए हैं, अगर आप देखें तो ऐसी तबाही बर्बादी इससे पहले इतनी नहीं हुई थी। एक रिस्पाइट आपको मिला था जब इख्तियारात भी थे, वसाइल भी थे, 300 अरब रुपए 5 सालों में मिले भी थे, तो उस वक्त कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, बाईपासेस, ओवरपासेस बने थे। देखिए, 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी K2 जब मैं मेयर और वज़ीर बल्दियात था उस ज़माने में मैं लाया था। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की मेयरशिप थी उसमें 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी आया K3, लेकिन K4 को जो है वो सुबह का सवेरा नसीब ही नहीं हो रहा। 2008 से उसी तरह रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमने लगाए थे, मौरीपुर का मैंने लगाया, TP2 TP1 को रिवैम्प और मैंने मॉडर्नाइज़ किया, वो तीनों अगर बंद पड़े हुए हों तो फिर आपके निकासी आपका क्या होगा, और उनमें जो सेकेंडरी सीवर्स है वो कनेक्ट ना करो। ये सारी वो कहानियाँ हैं कि जिसमें आप यकीनन हमारा भी कहीं ना कहीं कसूर और गलती तलाश कर सकते हैं, और मैं उसका इतराफ़ भी करूँगा। फारूक भाई, सिर्फ ये नहीं है कि हमने ये किया, ये हमसे नहीं हुआ, इसकी एक सबसे बड़ी वजह हम शायद ये भी माने कि एहतसाब का अमल नहीं। कल हमने एक सेगमेंट किया, मैं चाहूँगा कि हम वो अगर कल वाले मनाजिर वो जो अंडर पासेस वाले अगर वो भी चला सकें, क्योंकि फारूक भाई आज हमें मैसर हैं, तो फारूक भाई ये जो अंडर पासेस बने, मैं नाम ले ही नहीं रहा कि किसने बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, भाई शहर में बने थे, फला ने बोर्ड लगाया, फला ने इनॉग्रेशन किया, छोड़े इस चीज़ को। अब मसला ये है कि वो 60 साल पुराने तो थे ही नहीं, ये कोई 10-12 साल की अगर आप देख सकें, ये 10-12 साल पुराने होगा ना फारूक भाई, 20 साल पुराना कह लें, ठीक है। ये मोहसिन भोपाली अंडर पास है, इसके बाद एक और अंडर पास है, फिर सड़कें, मतलब कि ये कैसे हो गया ये कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई सुनामी थोड़ी आया था यहाँ पे,
कोई पकड़ धकड़ नहीं होती है? कितने डाई का यहाँ पे जो है वो मटेरियल लगता है, कितने इंच का मटेरियल लगता है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बरसाती नालों का निज़ाम बनना शुरू हुआ था जब ये 300 अरब रुपए कराची को उन 5 सालों में मिले थे ना, तो उस वक्त अगर आप देखें तो वो बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले भी गिराए गए थे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाने के लिए। लेकिन अगर उन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को गुज़िश्ता 15 सालों में अगर आप अप्रैल के महीने में ठेका देंगे और कहीं मई और जून में काम शुरू होकर जुलाई में बारिश आ जाएंगी, क्रिमिनल, तो फिर वो क्रिमिनल निगलेक्ट हुआ। हमारे ज़माने में कम से कम जब मैं मेयर और वज़ीर बल्दिया था, जनवरी से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था, मार्च में शुरू था, एक मरतबा साफ़ किया, फिर अप्रैल मई में साफ़ किया, जुलाई में हम लोगों को कहते थे पकौड़े खाएँ, छोले चाट खाएँ, आप भेलपूरी या जो हम ये कह देते थे लोगों को। तो उस ज़माने में ये आफतें इस तरह नहीं आती थी। लेकिन ये बाद में सूरत हाल ये हुई कि उन नालों में वफाक कहता है कि 3 नाले हम साफ़ करेंगे, 41 बड़े नालों में से 38 सूबा साफ़ करे, कोई कोऑर्डिनेशन, कोहेरेंस नहीं है, कोई मरबूत मनसूबाबंदी, प्लानिंग नहीं। तो अगर बरसाती नालों को सही तरह से साफ़ कर लिया जाए तो कम से कम ये अंडर पासेज में इस तरह पानी जमा ना हो। अंडर पासेज में भी टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉल्ट हो सकता है, मैं इस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको फिर सही भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बरसाती नाले ही नहीं है साफ, देखें इस वक्त मैं आई चुंदरीगढ़ रोड से आ रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना पहले बारिश हुई थी ना, उसमें वह दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल बना था 3000 मीटर पर। अगर हम दुनिया के स्विमिंग के मुकाबले कराते, इतना बड़ा स्विमिंग पूल था ही नहीं कहीं पर। हमें ये एक सहूलत दस्तयाब आ गई थी उस सूरत में। लेकिन उसमें वो गड्ढे भी थे, उसमें वो मैन होल्स भी थे जिसमें लोग गिरे और मरे भी ना, सब कुछ था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी चूंकि वो नाले वहाँ के खोल दिए गए, वो नाले वहाँ के बनते, मैं गेटी एरिया वहाँ पूरा उल्सी खारादर, मीठादर, जोड़िया बाजार पानी से, और सारा हमारा हब इकोनॉमी का वो पाकिस्तान की, कराची की, और वो मार्केटों में जब पानी जाता है तो उनका करोड़ों अरबों का माल खराब। फर्नीचर मार्केट तबाह है, उर्दू बाजार तबाह है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन जो बारिशों में गया तो मैंने TPX का एक 12 करोड़ का सीवरेज ट्रीटमेंट, वो सीवरेज पंपिंग स्टेशन लगाया था और उसकी लाइनें बिछाई थी। वो जब से मैं MNA नहीं रहा वो बंद हो गई थी। अब उसका इफ्तिताह कौन करे, कौन सा वज़ीर? तो मैंने नासिर शाह के हाथ जोड़े, मैंने कहा यार कोई भी तख्ती लगा दो, मेरी तख्ती हटा दो वहाँ से, इसको शुरू कर दो, इसको खोल दो। और जब उन्होंने खोला 8 घंटे में पानी चला गया। अच्छा, वैसे आपने फिर अगली नासिर हुसैन शाह साहब का नाम लिया, पीपल्स पार्टी पे भी बड़ा स्टेक आता है कि जी पिछले 13 साल से वो भी हैं, आपके दोस्त हैं बड़े सारे, आपकी बात होती है उनसे, आप उनसे पूछते हैं कि यार मतलब कि आपसे मोहब्बत नहीं है कराची वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को कराची वालों से, आप पूछते हैं? देखिए वो मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरी कम्युनिकेशन हो सकती, लेकिन मैं अंदर से उनके साथ मिला हुआ नहीं हूँ। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये सवाल पूछने का होता कि आपने पूछा था हुई थी, ये तो अच्छी बात है, उसकी तरफ इशारा, ये तो अच्छी बात है कि आप मिले में नहीं, तो फिर तो आप तो पूछ सकते हैं कि यार आप बिल्कुल मोहब्बत कर। तो मैंने तो कहा देखिए अल्लाह के वास्ते तख्ती किसी की लगा दें यार, ये TPX पंपिंग स्टेशन जो करोड़ों रुपए की लागत से बना, इसको खोल दें, पिक्चर नाले में पानी चला जाएगा। देखिए ये नो-हाउ किसकी है, कितनी कच्ची आबादियाँ NA 245 में, आप PTI के उम्मीदवार, MQM के उम्मीदवार, आप PSP के उम्मीदवार को पूछ लेंगे, उनके इल्म में नहीं है। लाइन जो जहांगीर, माटन, क्लेटन और पाकिस्तान क्वार्टर्स, PTI की हुकूमत मरकज़ में, सूबे में पीपल्स पार्टी और बल्दियात में MQM। लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया, 50 सालों से उनसे कहा जा रहा था कि आपको मालकाना हुकूक मिलेंगे, नहीं दिए। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था आपको बेदखल नहीं होने दूँगा। 24 अक्टूबर को उनके साथ 4000 क्वार्टर के मकीनों के साथ मैं खड़ा हुआ, 9 घंटे आंसू गैस खाई, रबड़ की गोलियां खाई, पानी की धारें और एक FIR खाई। अच्छा, बाकी FIR के जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं उससे भी एक खास मोहब्बत है ना। देखें हुकूमत को जहांगीर रोड से कितनी खास मोहब्बत है, बना के नहीं दे रहे, कहते नहीं ये पुराना आर्किटेक्चर है हमारा, ये टूटा फूटा ही रहना चाहिए। अगर जहांगीर रोड की भी फुटेज निकालें तो फारूक भाई यार ये तो यहाँ तो महाजरीन आज तक रह रहे हैं, हिजरत करके आए थे, तो ये रोड कभी बनेगी? ये भी नहीं बनेगी। देखिए पहले था कि हम PMLN या पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में जाते थे, हमें वजारत हाउसिंग मिलता था, लेकिन फिर भी हम मालिकाना हुकूक नहीं दे सके थे इन्हें। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने से कमिटमेंट है कि इनको या तो यहीं आबाद किया जाएगा या बेहतर हाउसिंग दी जाएगी, पर उस पर कोई वज़ीर आज़म तैयार नहीं होता था। अच्छा, उन्होंने कहा कि कराची का वज़ीर आज़म होगा। ये 4 साल गुज़िश्ता कराची का वज़ीर आज़म गुलशन इकबाल से इमरान खान जी, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, आमिर लियाकत मरहूम, जमाल सिद्दीकी
MNA-MP है, वो भी 24 अक्टूबर को आके नहीं खड़े हुए, हाफिज़ नईमुर रहमान नहीं खड़े हुए, मैं जाके उनके साथ खड़ा था, कम से कम उनको बेदखल होने से बचाया। आप वहाँ जाके सर्वे कर लें। देखिए एक ये माशाल्लाह जहांगीर रोड की सड़क भी दिखा रहे हैं हमारे घर के पास। मैं इससे इनकार ही नहीं कर रहा। और देखें ना, मुईद अनवर खड़े हैं वहाँ से MK, वो DMC ईस्ट के अभी तो वो चेयरमैन थे ना, और जहांगीर रोड उन्हीं के इलाके में आता था। तो मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि मुझे MK से अलग करने के बाद वो जहांगीर रोड की सड़कें तो बना दें। अच्छा, अब मैं आखिर में फारूक भाई आपसे ये मैं पूछूंगा, आप कराची के बेटे हैं, कराची में पले बढ़े, आपने ये सारी चीज़ें की। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ये सवाल मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसमें करूँगा। कराची की सूरत हाल हम देख रहे हैं और फारूक सत्तार को हमने इनवाइट किया है। इसके अलावा हमने दीगर भी गेस्ट को इनवाइट किया था, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक उस पर हाजिर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलदियाती इंतखाबात का दंगल NA 245, फारूक सत्तार हमारे साथ। फारूक भाई, आखिरी सवाल बस आपसे करना चाहूँगा, जब आप ये सुनते हैं, जब हम ये समझते हैं कि कराची पूरे मुल्क को पालता है, जब आप ये सुनते हैं कि हम फला 100 अरब का पैकेज कराची को देंगे, तकलीफ़ होती है? दिल कटता है बिल्कुल कि हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखना तो दूर की बात है, ये तो नमक पाशी के बराबर है, होता है नहीं। देखिए ना, इस मरतबा भी बारिशें हुई, पंजाब में इख्तिदार का दंगल लगा हुआ था, एक परवेज़ इलाही को लाने में, दूसरा हमज़ा शरीफ को बचाने में ना, और तीनों बड़ी जमातें जो थी उनके सरबराहों में से किसी एक का बयान कराची की इब्तला, जो ये लोगों की जो ये मसाइब थे जो बारिशों से पैदा हुए, ना पीपल्स पार्टी के सरबराह का बयान, ना PMLN के शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, ना PTI के सरबराह इमरान खान कि भाई कराची को आफतज़दा इलाका करार दें, यहाँ लोगों को टैक्सों की छूट दें। जब इतनी बारिश हो जाए तो उसके बाद कम से कम ये ऐलान करके आप वो पैसा जो हमसे लेते हैं वो तो हम पे लगता नहीं है, लेकिन कम से कम हमसे पैसा लेना तो कम करे, हमें टैक्सों में ही छूट दे दे, ताकि कहीं से तो रिलीफ हमें मिले, बिजली के बिलों को कहीं हमें सब्सिडी दे। ये सारी देखें, ये तीनों बड़ी जमातों से ये। अच्छा, अब उनके अगर नुमाइंदे यहाँ खड़े हों, MNA का इलेक्शन लड़े ज़िमनी, तो फिर उसमें भी वो जाके वहाँ मुस्तफ़ी हो जाएं, फिर बाई इलेक्शन हो। कितने बाई इलेक्शन होंगे इस पूरे 5 साल के दौरान? जब तक हमारा पसंदीदा या उनका पसंदीदा शख्स नहीं जीत जाता तब तक होते हैं। तो देखें, अब ये कराची वालों को फैसला करना है कि सारी सियासी जमातों में ऊपर कहीं ना कहीं कोई ऐसे अनासर हैं जिसे माफिया से ताबीर दी जा सकती है, तो अब उन्हें तो अपना ही कोई अमल बनाना होगा। और अगर मैं कौमी असम्बली NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने 75 पैनल बल्दियाती इलेक्शन जो 28 अगस्त को होंगे, उस पर 75 पैनल नौजवानों के, सही 30 साल की औसत उम्र के नौजवानों को तो मौका दिया। फारूक भाई, उनका निशान भी ताला, मेरा निशान भी ताला। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी हो सके। आखिर में जाते, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जाते जाते आपको वो मनाजिर हम दिखाएंगे कि जिससे हम कह सकते हैं कि कराची को काले पानी की सज़ा मिली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये फ़िज़ाई मनाजिर ये आप देख रहे हैं, हक़ानी चौक है ये, और ये सीवरेज का पानी है, ये गटर का पानी है, यहीं से लोग आते जाते हैं। 2 हफ्ते तक ये पानी खड़ा रहा था। कारोबारी मरकज़ भी है यहाँ पे, स्कूल भी है सर, यहाँ पे रिहायशी इलाका भी है, मस्जिद भी है, लेकिन बेफिटिंग कराची को मिली हुई है काले पानी की। और देखिए, लोग बेचारे मजबूर है ना, उसी में ही उन्होंने आना है, उसी में उन्होंने जाना है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन है कराची की। आगे बढ़ते हैं, मुल्क में एक तरफ बिजली का बहरान बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस बिल भी बढ़ रहा है। इसके अलावा मुल्क के कई शहरों में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती रहती है। आज के शो में हमने कोशिश की है कि हम किसी तरह इनफरादी तौर पर बिजली की बचत पर बात कर सकें और ये बता सकें, ये जान सकें कि किस तरह से बिजली की बचत हो सकती है, हमारे बिल किस तरह से कम हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट असद महमूद साहब, जो नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी से मुंसलिक रहे हैं। असद साहब से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक नज़र ये डाल लेते हैं कि घरों में मौजूद जो अप्लायंसेज हैं वो कितनी बिजली जो है वो कंज्यूम करते हैं। जी, हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम दिखाएंगे कि आप, हाँ अच्छा, ये छोटी छोटी वो हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कि जो हैं जिनमें वॉशिंग मशीन आ जाता है, टोस्टर आ जाता है। ओवन जो है ना, ओवन इतनी बिजली खाता है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है इस्त्री, वो इतनी बिजली खाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपका 1 टन का AC है 1500 वाट, अगर 1 घंटे में यूज़ करते हैं तो वो 1.5 जो है किलो वाट पर आवर के हिसाब से आप करते हैं। ठीक है जी। इसी
तरह इन्वर्टर एसी वाला, तो एसी का तो हमने ये पूरा आपको ये जो आप कंज्यूम करते कंजम्पशन है वो हमने आपको बता दिया। अब एसी के अलावा भी हम बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, और हो गया, जी फ्रिज हो गई, फ्रिज हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट तो फ्रिज है। एसी, फ्रिज ना हो तो आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, एसी का हमने आपको बताया। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है घरों में, जब आप ड्रायर यूज़ करते हैं बालों पे, जब आप स्ट्रेटनर, जो खवातीन कहती हैं ना कि इसके इतना लोड नहीं होता, स्ट्रेटनर का सबसे ज़्यादा लोड होता है, सबसे ज़्यादा डांट मुझे अपने घर में स्ट्रेटनर यूज़ करने में पड़ती है। ये देखें आप, कॉफ़ी मशीन हो गई, आपके जो टोस्टर है वो हो गया, इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें वो हो गई, ये आपको इतना तंग करते हैं। ये देखें यहाँ पे इस्त्री है, ठीक है, 1 घंटे में आप करते हैं इस्तेमाल 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से। इसी तरह आपका फ्रिज है, 100 वॉट्स जो है वो आप करते हैं तो 1 घंटे में तो 0.1 किलोवाट पर आवर जो है वो कंजम्पशन है। वॉशिंग मशीन 1 घंटे में 0.9 जो है किलोवाट, इसीलिए कहा ये भी देखिए ना, वॉशिंग मशीन अगर आपकी ऑटो है तो ये ज्यादा आपको दुख देती है, क्योंकि उसके लिए आपको पूरे घर की बिजली बंद करनी पड़ती है। इसीलिए कहा यह जाता है कि जी मखसूस घंटे हैं, उनमें हैवी अप्लायंसेस का इस्तेमाल ना करें, लेकिन पंखे का इस्तेमाल ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये आपको 3 हम तरह के पंखे दिखा रहे हैं। एक सीलिंग फैन है, पहले 80 वाट 1 घंटे के हिसाब से 0.08 किलोवाट पर आवर खींचता है। फिर आपका ब्रैकेट फ़ैन है, और उसके साथ ही पेडस्टल फ़ैन है आपका, जो कि 60 किलो वाट्स के होते हैं, 1 घंटे में 0.06 किलोवाट पर आवर खींचता है ये। हाँ, तो ये हमने आपको एनर्जी कंजम्पशन का एक पूरा ब्रेकडाउन बताया है। अब इसको बचाया कैसे जाए, कौन से आवर्स में जो है इसको हम इस्तेमाल करें कि उसका जो है उसका कम हो सकता है। अच्छा, और आगे चल के हम ये भी पूछेंगे कि ये पता कैसे चलता है तकसीम कार कंपनी को कि हमने कितने घंटे में कितने यूनिट इस्तेमाल किया। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये। तो आगाज़ हम इसी चीज़ से करते हैं कि अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हम ऑप्शन को कैसे सेविंग मोड की जानिब लेकर आ सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से जो है मौजू है, और हर तबका फ़िक्र और हर घर की कहानी है, क्योंकि अक्सर आपने ये देखा होगा कि आजकल फ़ोन पे हाल अहवाल के बाद या आस पड़ोस में भी जो भी मिलता है तो हाल अहवाल के बाद फ़ौरी तौर पे पूछता है आपका बिल कितना आया। तो ये दैट इज़ समथिंग के जो कि हॉन्ट कर रहा है लोगों को, इससे परेशानी हो रही है काफ़ी, और लोगों को सही मीडिया अच्छा रोल अदा कर रहा है कि उनको सेंसिटाइज़ करे। और आपने बड़ा अच्छा एक ब्रेक डाउन दिया, लेकिन एक आम इस्तिलाह में मैं जो बात करता हूँ वो ये है कि बिजली, जिस तरह एक आपके पास गाड़ी है या किसी हर एक के पास अपनी मोड ऑफ है, तो उसे एटलीस्ट फ्यूल रिसोर्सेज आपकी गैस की शक्ल में भी एनर्जी रिसोर्स है जो कि आप चूल्हे में इस्तेमाल हो रहा है, आपके गीज़र्स में। सिमिलरली आपके पास जो है वो आपकी फ्यूल ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, अपनी जो अपनी रखी हुई है गाड़ी बाइक जो भी है, तो आपको उनके एटलीस्ट गाड़ी की हद तक तो हम सबको पता लग जाता है कि कितने लीटर में कितने किलोमीटर करता है बाइक या आपकी गाड़ी। लेकिन ये चीज़ जो है, ये आगाही कि आपका अप्लायंस जो है 1 घंटे में कितने यूनिट खाता है, या एक दिन में आप अपने घर में कितने बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी हरफ आम होना जो है बाकी है। और जैसे जैसे ये इसके ऊपर लोग फोकस करना शुरू करेंगे तो अपने वो एनर्जी मैनेजमेंट एक टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि आप जितना मर्जी एफिशिएंट पंखा, एफिशिएंट अप्लायंस लगा लें, लेकिन एंड पे अगर आप उसे मैनेज नहीं करेंगे तो आपका बिल के अंदर आपको कोई उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। अब करना कैसे है और बिजली का 1 यूनिट है क्या, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस्तिलाह को डिफ़ाइन करना चाहूँगा। एक बिजली का यूनिट जो है बेसिकली वो है क्या चीज़ कि अगर आपके पास पुराने ज़माने में इनकैंडिसेंट बल्ब, या अभी भी बहुत से जगहों पे क्योंकि सस्ता है और अभी तक वो बैन भी नहीं हुआ और चल रहा है यहाँ पर हमारे कंट्री में काफ़ी जगहों पे, तो वो 100 वाट का बल्ब अगर जो है 10 घंटे चलता तो आपके पास वो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम करता है। या इसको आप एलईडी की, आज दौरे हाजिर में एलईडी उसका मुतबादिल आया है 20 वाट 10 वाट, क्योंकि ये रोशनी पे डिपेंड करता है, वाटेज के अलावा कि कितनी रोशनी दे रही है। जिस तरह आपके स्टूडियोज़ में मैंने जिक्र किया लाइट्स लगी हुई थी, ये लाइटिंग टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई, कम से कम वाटेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आपको मिलनी चाहिए। तो हमने ये भी देखना होता है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ वाटेज कम ना हो, लेकिन हमारी जो ज़रूरत है हमें बग़ैर नुकसान दिए, बग़ैर किसी मुश्किल हालत में डाले, हमें वो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। एसी का काम है ठंडा करना, ह्यूमिडिटी के निकालना, कम से कम वाटेज के साथ होना चाहिए। पंखे का काम है आपको कंफर्टेबल करना,
तो वो कम से कम वोल्टेज के साथ होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि पंखा इस स्पीड पे चले कि आपके पसीने निकल रहे हैं और आपकी नीड भी पूरी ना हो। तो इसमें ये था कि अगर 10 वाट का बल्ब आपका 10 घंटे 10 दिन के लिए लगातार चलता है तो बिजली का 1 यूनिट 1 बल्ब आपका खा जाता है। जिस तरह अभी फ्रिज की बात की, फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो जनरेशन बाई जनरेशन चल रही है, मैक्सिमम जो एक लेता है तो हार्डली कोई उसको रेट्रोफिट कर रहा होता है आपके पास, और अभी तक वो पुरानी फ्रिजें भी घरों में हिस्सा बनी हुई हैं। इसका इस्तेमाल या ड्यूटी साइकिल टर्मिनोलॉजी टेक्निकल होती है कि आपने उसकी अंदर टेम्परेचर सेटिंग क्या करनी है, आपने उसको इस्तेमाल कुकिंग से रिलेटेड, तो इनमें ख़वातीन का बड़ा कलीदी रोल है घर की मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट में। ख़ास तौर पे मोटर्स जो हैं जब चलती हैं पानी भरने के लिए, तो मोटरों की हालत कभी जब तक जलती नहीं है तो वो मोटर ठीक नहीं कराता। उसके जो पंपिंग वॉल्व्स हैं, अगर वॉल्व्स ऑब्सोलीट या चॉकिंग हो जाती है तो अक्सर क्या होता है कि जो आधे घंटे में आपकी टंकी भर सकती है वो 2-2 घंटे चलते रहते हैं। सर वो कलामी की माजरत, आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, स्पेशली ये ख़वातीन को ही हमेशा टारगेट किया जाता है कि इस्त्री बंद कर दो, एसी चला लो, एसी बंद कर दो, फिर ओवन ऑन कर लो, तो ये किस तरह बचत करें? वाकई ऐसा है कि जब आप अपनी इस्त्री ऑन कर रहे हैं तो अपना एसी भी बंद करें, अपना टीवी भी बंद करें, ऐसा करने से बचत हो जाती है? जी, ये वाली चीज़ जो है ना, ये पीक एंड ऑफ पीक आवर्स में स्ट्रेटजी आती है, लेकिन हमारे ज़्यादातर कंज्यूमर्स जो सिंगल फेज़ कंज्यूमर्स हैं, अगर सब्सिडाइज्ड हैं, तो उसमें पीक एंड ऑफ पीक अभी तक उस तरीके से जो है लागू होना नहीं शुरू हुआ। जो आपके स्पेशल जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं मखसूस और कमर्शियल सारिफीन है, वहाँ पर ये पीक एंड ऑफ पीक आवर्स का तस्वुर है। और डेफिनेटली इसमें जो पीक आवर्स में हम यही कहते हैं कि उसमें आपकी वॉशिंग ना हो उन दिन, उस टाइम पे आपके जो हैं, क्योंकि ड्रामाज भी अक्सर जो हैं पीक हमारे 9 बजे 10 बजे लगते हैं, तो हम ये होता है कि अक्सर ये होता है कि ड्रामे के साथ साथ आयरनिंग भी हो रही होती है, तो वो पीक आवर्स के अंदर हम अपना जो है रहन सहन का तरीका बदलें। बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो अपने फ्रीज़र तक जो हैं वो बंद कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं इस हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से लेकर के। जी, तो खास तौर पे अगर इसको मजाक के सेंस में देखना, ये मुझे बताएं कि इसमें हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? लाइक आपने, हाँ, ये होता क्या है, ये कौन कौन सा टाइम है, ये 1, 2, 3 घंटे होते हैं, इसमें आप क्या क्या चीज़ ऑन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो कैसे पीक आवर्स में जो है आपको मॉनिटर करेगी? जी, आपने क्या कितने क्या क्या यूज़ किए? जी, ये आपके जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आ गए हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न आ रही होती है कि आपके पास पीक एंड ऑफ पीक आवर्स की अलग एक्यूमुलेशन हो रही होती है। तो अब उसमें देखने वाली बात ये है कि जो हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या नॉर्मली एक दौरानिया 3-3 महीने के हिसाब से, ये 4 इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पाई जाती हैं, तो वो आपके पीक 4 घंटे का दौरानिया क्वार्टरली जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसके ऊपर बिल्स के पीछे तो आगाही आ रही होती है कि इस महीने से इस महीने तक आपके पीक आवर्स ये होंगे, और लेकिन इसको थोड़ा सा अगर इसका इम्पैक्ट वाकई लेकर आना है बिलों पे और ग्रिड के ऊपर, क्योंकि ये इस वजह से मैनेज पीक आवर्स लगते हैं कि जो ग्रिड के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है उसको मैनेज किया जाए किसी तरीके से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजली मुहैया की जा सके। तो उसका अल्टीमेट तो इम्पैक्ट ये आता है। तो उसको कट डाउन करने के लिए हमें जो है हर सिटी का पीक आवर्स का पता होना चाहिए, हर कम्युनिटी के पीक आवर्स का पता होना चाहिए कि किस टाइम पे, जिस तरह जो है रात को 9-10 बजे अगर खाना खाते हैं या पहले, तो हमारे पैटर्न क्या हैं, लिविंग पैटर्न्स क्या हैं, तो हमें, लेकिन हमारे मीटर्स में अभी स्मार्ट मीटरिंग हुई नहीं, तो फिक्स्ड उसके अंदर टाइम इंटरवल्स चल रहे होते हैं जो कि एक दफ़ा मीटर वाली कंपनी ने ऐड कर देते हैं। लेकिन हमें स्मार्ट मीटर्स पे जब जाएंगे तो इसके वाज़ेह इम्पैक्ट जो है इसका इस्तेमाल और पीक आवर्स का दिखना शुरू होगा। स्मार्ट मीटर्स की जाने तो जब हम जाएंगे तब जाएंगे, अभी हम स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? एक लेमैन को आम जबान में ये बताइए, बचत कैसे होगी? जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं कि आपके जिस तरह एयर कंडीशनिंग है उसका इस्तेमाल, आपके उसकी सर्विसिंग टाइमली, आपकी गैर ज़रूरी जिस तरह लाइट्स हैं, टास्क स्पेसिफिक आपकी एक्टिविटी हो, जहाँ पर जो काम हो रहा होगा वहीं पर ही लाइट हो। बाकी कमरे में एक जगह आपने पढ़ना है तो पूरा कमरा आपने रोशन कर दिया, बच्चों को सेंसिटाइज़ करने, बुज़ुर्ग हमारे घरों में अक्सर ये ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन टाइमिंग का भी, जिसके जो पीक एंड ऑफ पीक आवर्स में ख़ास तौर पर अगर आपके अपने बिल्स के पीछे अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके मुताबिक जो है आप अपने
जो हैवी लोड हैं, जिस तरह मैंने आयरनिंग इज़ वन थिंग जो आपके कंट्रोल में है। पानी की मोटर अगर आपके पास ट्यूबवेल्स की टाइमिंग इस तरीके से सेट है कि आप मैनेज कर सकते हैं कि आप मोटर घर की उस वक्त लगाएं जब पीक आवर्स ख़त्म हो जाएं, तो आप उसमें अपना जो है बिजली का बिल जो है वो कम से कम कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी कपड़े धुलाई जो है और सुबह अगर की जाए और सनलाइट का इस्तेमाल किया जाए आपका, तो उसको मतलब रादर के सीधा आयरनिंग की तरफ ले जाएं। यानी आपको मैनेज करना है, खुसूसन अगेन वही घर की खवातीन कि आपने किस तरह से मैनेज करना है कि आपने अपना एसी कब ऑन करना है, आपने अपनी आयरन कब ऑन करनी है, आपने अपना डीप फ्रीजर कब ऑफ करना है, फ्रिज में क्या क्या ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, फ्रीजर में कौन कौन सी। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जनाब प्लीज़ जो लोग हमें देख रहे हैं, बिजली से का बिल कम आए, इसका एक वाहिद तरीका यही है कि घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको मैनेज करने का तरीका आपने सीखना है। आगे बढ़ते जी। पाकिस्तान में टैलेंट की नहीं है कोई कमी, बात है सिर्फ तवज्जो देने की। कराची की नूरलैन की उम्र 5 साल है मगर दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। हाँ जी, और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है। अच्छा जी, मल्टी टैलेंटेड ये बच्ची है और इनके एक छोटे भाई भी हैं जो कि इनसे कम नहीं हैं और उनकी उम्र है सिर्फ 4 साल। अब ये दोनों बहन भाई हमारे पास आए और हमने उनसे गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी जनाब, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ तवज्जो देने की है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को तवज्जो देंगे, अटेंशन देंगे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। 5 साल की उम्र में नूरुलैन ने इतना ज़बरदस्त काम किया और उनके बहुत ही प्यारे से भाई हमदान, जिनकी उम्र है सिर्फ 4 साल, इंतहाई चुलबुले, वो भी बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। ये कमाल का काम है क्या? इस पे पहले मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपसे इनको मिलवाएंगे भी। Table, sodium for salty magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine. मेरी बेटी की सबसे ख़ास बात ये है कि जो भी चीज़ ये देखती हैं, जो भी चीज़ ये यूज़ कर रही होती हैं, जो भी चीज़ ये टीवी में देख रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, तो इनको बहुत जल्दी मेमोराइज़ हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको पीरियोडिक टेबल लर्न करवाया जाए, मेमोराइज़ करवाया जाए किसी भी तरीके, फन लर्निंग से या किसी भी तरीके, तो इनको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ करवाया जाए। मेरी मम्मा मुझे फन लर्निंग में पढ़ाती हैं। There's hydrogen and helium and lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe. Fluorine for your baby teeth, neon to light up the sun. Sodium for salty time, magnesium. मेरे बच्चे ना अब असल में बिल्कुल साइंटिस्ट बन चुके हैं। हर चीज़ में उनको एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे को चाहिए होता है बनाना, तो कहता है मम्मा प्लीज़ गिव मी पोटेशियम। और कभी भी कलर्स ये लोग देख लेंगे, मम्मा दिस इज़ क्रोमियम। एंड कोई भी साइकिल ये लोग चला रहे होते हैं या टूल बॉक्स इनके पास है, तो उसमें जो भी एलिमेंट शामिल होता है वो मुझसे वही चीज़ मांगते हैं। Polio, Li, lithium, N, nitrogen, C, carbon, NB, niobium. Very good. इसके अलावा माशाल्लाह से मेरी बेटी को 50 अबव कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स के नेम्स पता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सूरतें, दुआएं, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, बहुत सारी सूरतें हो गई और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 30 सिपारों के नाम उसको पूरे मुकम्मल याद है। अफगानिस्तान, Kabul, बहरीन, Manama, बांग्लादेश, Dhaka, चाइना, Beijing, फ्रांस, Bahrain, इटली, Rome, कनाडा, Ottawa, मालदीव, Mill, पाकिस्तान, Islamabad, जापान, Tokyo, जर्मनी, Berlin, सऊदिया, Riyadh, ओमान, Muscat, कतर, Doha, इंडिया, न्यू दिल्ली, कोलंबिया, बगोटा। अब इंशाल्लाह ताला मेरा एम यही है कि मैं अपने बच्चों को जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको इंक्लूड करवाऊं, क्योंकि ये पाकिस्तान में ज़ाहिर फर्स्ट टाइम है कि इतनी छोटी बच्ची ने पूरा पीरियोडिक टेबल विद सॉन्ग विद फैक्ट्स याद किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको आगे भी इसके टैलेंट को इन्हेंस करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैग जब हमें बहुत कमज़ोरी होती है तो हम क्या आयरन खाते हैं। हमें आयरन की बहुत ज़रूरत है। तो जनाब अली, हमारे जो ये दोनों मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स भी।
तो हमदान हमारे साथ मौजूद हैं, ये रहे हमदान, ये रही नूरुलैन, और उनके वालिद फरहान भाई मौजूद है हमारे साथ, और उनकी वालिदा उरूज मैडम मौजूद है। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं नूरुलैन? और हमदान आप कैसे हैं भाई? हाँ भाई ठीक हूँ। हमदान का थोड़ा सा मूड लग रहा है, थोड़ा हाँ थोड़ा सा मूड नहीं लग रहा। हमदान आप उससे ना नहीं, अब आपको पता नहीं है, आपको मैं बात बताऊँ आपको, जब ये ख़त्म होगा ना सेगमेंट तो बहुत सारी चॉकलेटें मिलेंगी, मैं भी खा लूंगी। जो बच्चा सही है तो फिर हम आपसे शुरू करें। तो चले अच्छा हम बच्चों से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उनके पेरेंट्स से बात करें, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं ना भाई। हमने देख तो लिया वैसे रिपोर्ट में, हमें मुदस्सिर की रिपोर्ट में पता चल गया, लेकिन हम भी तो टेस्ट लेना बच्चे क्या करें। मैं लेडीज फर्स्ट, पहले आप इनका टेस्ट लें। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जल्दी से बताएं। नेपट्यूनियम। ओह ये दिखाते भी जाए ना, ये इन्होंने जो है बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ये देखें बिल्कुल सही बोला है। ऐसे करके निकालूंगी, ऐसे करके। चलें जी, ये बताएं। एंटीमोनी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ये एक और है। ऑस्मियम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक और है। हाँ, एक आखिरी करते हैं जी, ये बताएं। टर्बियम। वाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा देखें, अब बात यह है कि बहन ने तो जो है कमाल कर दिया। अब हमदान देखो, नूरुलैन ने तो इतने सारे सही बता दिए, अब तुम भी सही बताओगे ना। तो स्टार्ट करते हैं हम जनाब अली। वाह, ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया, ये देखें आप, क्या बात है। ओके, एक चॉकलेट हो गई भाई हमदान की। हम इधर रखेंगे। अच्छा, ये तो बताओ जरा हमदान। रेडन, बिल्कुल सही बताया भाई। ओके, नेक्स्ट ये देखें भाई, पोलोनियम, ये बिल्कुल सही है। चॉकलेट्स, ठीक है, 3 चॉकलेट्स हो गई। और अब देखते हैं कि हमदान को 4th चॉकलेट मिलेगी या नहीं। रेनियम। क्या बात है भाई, क्या बात है। रेनियम, जबरदस्त यार। और हमारे जो है इस वक्त पीछे भी हमारा पूरा स्टाफ तालियां बजा रहा है। हाँ। जबरदस्त, इतने जबरदस्त आप लोग। तो फरहान भाई, हम जरा अब पेरेंट्स जो है, मैं वंडरफुल से बात है, इसमें रोल ही सबसे ज्यादा पेरेंट्स का है। तो फरहान साहब, ये कैसे आपने ये सारा अचीव किया, ये माइलस्टोन कैसे इन बच्चों को प्रिपेयर करा, जरा ये बताएं। जो भी माइलस्टोन वैसे अचीव किया है, इसका मेरे ख्याल से 95% क्रेडिट तो वाइफ को ही जाता है। हर शादीशुदा आदमी यही बोलता है। क्योंकि उन्हें पता होता है वापस घर जाना है। जी exactly। एक घर जाने का भी एक है, और लेकिन खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग नो डाउट क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा हूँ, बाकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो तो इन्हीं की हैं। अच्छा, मैंने अक्सर ये सुना है, कहते हैं जी बच्चों को फुल तवज्जो दो तो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। स्पेशली जो मैं नौकरी करती हूँ उनके लिए बड़ा होता है कि बच्चों पे ध्यान देना है। ये वाकई तवज्जो का बहुत एलिमेंट है कि जब तक आप जितनी बच्चों को टेंशन देंगे, बच्चा उतना अच्छा आपका ब्रॉटअप उसका उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए हर बच्चे का माइंड ना एक जैसा होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स और ख़ासतौर पे बच्चा ज़्यादा इंटरेक्ट मदर्स के साथ होता है, तो मदर्स अगर बच्चे को तवज्जो दें और थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के साथ साथ, तो बच्चे एक कुछ करके दिखाते हैं। उनका टैलेंट इन्हेंस होता है, क्योंकि हर बच्चे में टैलेंट होता कहीं ना कहीं छुपा होता है। ये माँ का काम होता है कि उस बच्चे के टैलेंट को किस तरीके से इन्हेंस करना है। अच्छा फरहान भाई, अभी माशाल्लाह नूरुलैन 5 साल की हैं और ये 4 साल के हैं, और एक और भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं, उनको भी आपने अभी से ट्रेन किया हुआ है? असल में वो ट्रेन ऑटोमेटिकली हो रही है, देख क्योंकि बच्चा देख के ज़्यादा सीखता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोग अब उसको कहते हैं कि वो एडवांस वर्जन है इन दोनों का, और मेरे ख्याल से इसमें अगेन क्रेडिट तो अल्टीमेटली वाइफ को ही जाता है, लेकिन वो इन दोनों से सीख रही है। अगर हम बैकग्राउंड पे वो म्यूजिक स्टार्ट करें, नूरिन आप हमें सुनाएंगी ना? Magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, then sulfur, argon, potassium, calcium, you will grow strong. Scandium, titanium, vanadium, chromium, and manganese. This is the periodic table. Notebook is the stable. Halogens are alkaline, react progressively. Spherules, xenium, hydroxyl, electron.
platinum, magnesium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, than cadmium and indium, zinc and tribonium, tellurium and iodine, xenon and cesium and barium is 56, and this is where the table splits. Where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium and praseodymium. आप लोगों ने इनको बड़ा अच्छा ट्रेन किया, इनकी दिमागी नशोनुमा जो है उसको तो बड़े अच्छे से आपने जो है ना ज़बरदस्त तरीके से कर दिया है। फ्यूचर के बारे में इनके क्या सोचा है? इसी तरीके से इनको रखेंगे या फिर आगे चल के अगर ये कहते हैं कि जी हमें ये करना है, ये करना है, बताएंगे कि इनको क्या बनना है? क्या बनना है? चलो भाई इन्हीं से पूछ लो भाई, आपको बेटा बड़े होके क्या बनना है? साइंटिस्ट तो अभी से बन गई हो, मुझे लग रहा है। हमदान तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? हमदान हेलो, आवाज आ रही है? तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? हमदान को भी साइंटिस्ट। बहन के पीछे पीछे जाएगा, पीछे पीछे जाएगा। बड़े होके साइंटिस्ट बनके क्या करेंगी? क्या करेंगी? साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करूंगी। एक्सपेरिमेंट्स करोगी? क्या बात है। और अपनी कंट्री के लिए न्यू थिंग्स बनाऊंगी। वाओ, ये बड़ी अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र में आप सोच रहे अपने मुल्क के लिए। अच्छा मुझे मैम ये बताएं कि जो माँ इस वक्त हमें देख रही हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। मार के भी आप बच्चों को पढ़ाते बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, तो वो उन माओं के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं तमाम माओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले मोहब्बत से, बच्चे प्यार की ज़बान समझते हैं, मार पीट की ज़बान बिल्कुल नहीं समझते। और एक टाइम बच्चों के लिए ख़ास बनाएं जिसमें आप टोटली तवज्जो ही बच्चों को दें, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप हमें टाइम निकालें, हमारे लिए तवज्जो दें। तो हर बच्चे की कोई एज नहीं होती, बच्चा 2 साल में भी सीख सकता है, बच्चा 3 साल में भी सीख सकता है। सिर्फ आपको उसके मेमोरी को देखना पड़ता है कि बच्चा आपका आ जाए। माँ को पता होता है कि बच्चा आपका किस तरीके से सीखेगा। तो बस यही मैसेज है कि माएँ तवज्जो दें, टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए और उनकी नशोनुमा में उनका साथ दें और प्यार से पढ़ाएं। सबसे आज के बच्चे डांट नहीं सुनते, वो प्यार से समझते हैं। तो जनाब ये वो तमाम माएँ जो पेरेंट्स हमें देख रहे थे उनके लिए ये एक, मैं कहूँगी एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप अपने घर से सोचना शुरू करें कि बच्चे को प्यार से हमने कैसे सिखाना। बहुत शुक्रिया फरहान, बहुत शुक्रिया उरूज, बहुत शुक्रिया नूर और बहुत शुक्रिया भाई हमदान। तुम्हारी चॉकलेट जो है वो हमने रख दी हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मजीद बातें हैं आपके साथ। तब तक हम याद कर लेते हैं तब तक जो हमें याद है। मैं फैसल से पूछती, फैसल मुझसे पूछ लेंगे। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 10 साल का सफर लगा, 11 साल का सफर लगा 25 से 31 पहुंचने में। दुनिया इस दुनिया में कहाँ पहुंच गई है, और उसमें भी अगर मैं प्राइस इफेक्ट निकाल लूँ तो क्वांटिटी कम हो गई है। वो भी है कि कॉटन की प्राइस मिसाल के तौर पर 6,000 से 18,000 रुपये चलेगी, तो बहुत सारा आपको टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ज़्यादा लगने लगा। तो हमने किधर एक्सपोर्ट किया? तो 2 चीज़ें कि लिव विद इन योर मीन्स कि भाई या टैक्स बढ़ा लो, और अगर टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो अखराजात कम कर लो। मैंने एक बयान उस दिन दिया, बड़े अखबारों में आया, बड़ा रेडिकल बयान निकला। तो बयान किया तो इतना सिर्फ कहा है कि जो हमारा बजट था, जितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, किसी को सप्लीमेंट्री ग्रांट दे रहे हैं तो उतना टैक्स जमा कर लेंगे। नहीं, अगर किसी को हम 30 अरब रुपये अचानक PSA को दे देते हैं तो 30 अरब रुपये का मैं डेफिसिट नहीं बढ़ाऊंगा, 30 अरब रुपये अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, अपने आप के ऊपर जिम्मेदारी डालूंगा। ये तो बड़ा आसान है ना कि मैं दे दूँ यार कि डेफिसिट कर दो, बच्चे दे देंगे, आर फ्यूचर जनरेशन विल पे। ऑलरेडी 50,000 अरब रुपया तो दे दिया आपने फ्यूचर जनरेशन को पे करने के लिए। उनको तालीम तो दी नहीं आपने, लेकिन 50,000 अरब रुपये का उसको आपने दिया। सो पहली चीज़ जो है वो वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स। और ये कहाँ से, और जो भी लोग बात करते हैं आज़ादी की, तो भाई आज़ादी को इससे भी मुंसलिक कर देना कि अगर बार बार लोगों से पैसे जाके मांगना है, बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ जब मुझे सारे एम्बेसडर से ये बातें करनी होती है। उसको आप पैकेज बोल लें, फाइनेंसिंग बोल लें, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ी के अच्छे वर्ड्स बोल लें, लेकिन करते तो यही है ना कि आप मतलब जहाँ से जा रहे हैं। कल मैं बात कर रहा था कि कोई टीवी के शो बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर कतर जा रहे हैं, वो क्या देंगे? मैं कहा यार कमाल है, मगर ये सवाल गलत नहीं था, लेकिन हमारे यही कतर जा रहे हैं तो लोग ये पूछ रहे हैं कि यार क्या मिलेगा पैकेज। अब आपने उसे ये कहा कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म जाता है तो वो तिजारत की बात करता होगा, अगर वो कतर जाता है। हम जाते हैं तो कतर से बोलते हैं अच्छा ये थोड़ी सी गैस सस्ती दे दो, थोड़ा सा ये पैसे दे दो, थोड़े से वो पैसे दे दो। ये सीरियसली मतलब हमने अपने आप को इधर लेके आए हैं। क्या वजह है कि बांग्लादेश के पास 3 गुना हमसे ज़्यादा पैसे पड़े हुए, 3.5 गुना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लेकिन हमसे पेट्रोल भी महंगा बेचते हैं और बिजली भी हमसे महंगी बेच रहे हैं।
क्या वजह है कि हिंदुस्तान के पास 60 गुना ज़्यादा पैसे हैं? क्या हमसे 60 गुना ज़्यादा होशियार हैं? क्या हमसे 60 गुना ज़्यादा काबिल हैं? क्या पता है कि उनके पास इतने पैसे पड़े और हमारे पास नहीं है? हम किसी से कमतर तो नहीं है खुदा न खास कर। मतलब लेकिन हमने जो भी कुछ कर रहे हैं गवर्नेंस मॉडल को तो इम्प्रूव करना होगा। तो पहली चीज़ हमको ऐसे सोच लेनी चाहिए कि खुददारी की या खुद इंसारी की शुरुआत वहाँ से होती है कि वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स। अब हमने क्या किया है, मैंने कहा मैं 2 महीने में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता हूँ। डॉलर गिर रहा था, मैं सबको आके बोलता तो किसी को यकीन नहीं आता है। लोग समझते हैं कि जादू से डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को बयान दे देगा तो नीचे कर लूँगा। एक आध दिन का मेरे को बयान से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता होगा, लेकिन सच्ची बात है कि इनकमिंग डॉलर्स और आउटगोइंग डॉलर से फ़र्क पड़ता है। हमने क्या किया, बड़ा आसान। और मैं जुलाई में ये कह रहा था, अल्लाह ताला का करम हो गया कि ये बात फ़ौरन में साबित हो गई। हमने कहा कि देखो इम्पोर्ट को रोक देंगे, एक्सपोर्ट फ़ौरन नहीं बढ़ता, इम्पोर्ट को रोक देंगे तो इनकमिंग डॉलर्स जो हैं वो जितने आ रहे हैं वो आएंगे, लेकिन आउटगोइंग डॉलर्स कम हो जाएंगे। ये हमने किया। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब तक 700 या 800 मिलियन डॉलर इंटरबैंक की मार्केट में ज़्यादा आए हैं बनिस्बत जो हमको भेजे गए हैं। जो पूरी अगस्त की पेमेंट्स हमको करनी थी, बाहर इंटरेस्ट भरना था, 3 क्वार्टर जो थी पहले हफ्ते में थी वो हमने कर दी, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि 800 मिलियन डॉलर ज़्यादा आ गए पहले 2 हफ्तों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से। और क्यों आए? खाली इम्पोर्ट रोक दिया, थोड़ा सा इम्पोर्ट स्लो कर दिया कुछ इंडस्ट्रीज़ पे यहाँ पे। दूसरी जानिब कराची में शाहिद खाकान अब्बासी गुफ्तगू करें, वो भी आपको सुनवाते हैं। कैसे किया जाता है, इसमें किसी के बयानिए की बात नहीं होती, सियासी मामला नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जो ओगरा जिसका तयन करती है। और हम इसका हल ये दे रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो मार्केट है वो खुद ही तयन कर ले कि किस कीमत पर तेल आता है और किस कीमत पर बेचा जाता है। भाई साहब ये बताइए, पब्लिक आम लोगों को नहीं पता कि ओगरा की क्या पावर है, वो क्या करती है। आवाम को ये पता है कि उन्हें आपने जब हुकूमत वाली आपने कहा जी कुछ पावर प्लांट बंद हैं बिजली के, वो आज तक नहीं आप चल सके। पेट्रोल की कीमतें तो दुनिया में कम हो रही हैं, आप कल सब कह रहे थे कि बढ़ेंगे कम होगी, आप लोगों ने बढ़ा दी। आवाम तो अजाब में मुब्तला होगी और आप लोग कह रहे हैं कि जी वो ये कानून है वो कानून है, दुनिया में ये हो रहा। आवाम कहाँ जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। तेल की कीमत का तयन मैंने आपको बता दिया, एक निज़ाम है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। 25-30 साल से यही निज़ाम चलता है। मेरी और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तेल की कीमत नहीं होती, जो जिस कीमत पर तेल खरीदा जाता है उसी पर बेचा जाता है। तो अगर इस दफ़ा कम नहीं हुई, क्योंकि ये पिछले 60 दिन के जो तेल आया था, ये कीमत का तयन उस पर होता है। मुस्तकबिल की कीमत में इसका असर आएगा और मुझे उम्मीद है कि तेल की कीमत में कमी आएगी। पावर प्लांट्स जो हैं मुल्क के अंदर, मैंने अभी आपसे गुजारिश की, आप अपना जुलाई का बिल देखें, ये जो मई के अंदर बिजली बनाई गई थी ये उसका तयन है। दुनिया में मई के अंदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से कराची में गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। क्रिकेट के मैदान का रुख करेंगे। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को पहले वनडे में 16 रन से शिकस्त दे दी है। फ़खर जमान ने 109 रन की इनिंग्स खेली। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3 शिकार किए, जबकि दूसरी जानिब बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़कर एक और आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिए। मज़ा नहीं आया, लेकिन इस सब पे बात करेंगे हम। स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारे स्पोर्ट्स एंकर अदील अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब, इतना टफ टाइम आपने एक्सपेक्ट किया था कि नीदरलैंड्स आपको देगी, आप ऑल आउट भी नहीं कर सके उनको? सर अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को पहले तो। और देखिए, ईमानदारी की बात है, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन हम मेंटली हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। सो मुझे कल जो यहाँ पर हालात हुए, इससे कोई इतनी हैरानी नहीं हुई। अगर आपको याद हो, हम आयरलैंड खेलने गए थे, आयरलैंड के साथ टेस्ट मैच, जो उनका पहला टेस्ट मैच था, एंड आई थिंक आयरलैंड गिव अ वेरी टफ टाइम टू अस। इससे पहले हम जब ओडीआई भी पहला आयरलैंड के खिलाफ उनके ग्राउंड पे खेला था, वहां पे भी आयरलैंड ने हमें बहुत टफ टाइम दिया था। मुझे जो चीज ज्यादा परेशान कर रही है फैसल यहाँ पे, वो ये है कि ये आयरलैंड की नीदरलैंड्स की टीम के जो 7 मेन प्लेयर्स हैं, वो तो इंग्लैंड में चैंपियनशिप खेल रहे हैं, जो उनके यहाँ 100 चल रही है और ये सब चल रहा है, बाकी टूर्नामेंट्स। ये तो उनकी एक सेकंड स्ट्रिंग टीम थी, और उनके साथ भी आगे जो है वो पाकिस्तान टीम स्ट्रगल की है। देखिए, कुछ स्ट्रगल की है पाकिस्तान की टीम। सो हैरानी बहुत ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन परेशानी जरूर है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान शुड हैव डन बेटर, आई थिंक, विद द टैलेंट एंड विद द एक्सपीरियंस दैट वी हैव। अदील भाई, मैं आपकी बात से डिफर करूंगा। टैलेंट
एक्सपीरियंस चलें ठीक है, टैलेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों रिलाय कर रहा हूँ मिडिल ऑर्डर पे शादाब पे, क्योंकि कल को अगर शादाब अच्छा खेलते हैं तो हम सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कह के चले जाएंगे, और अगर वो अच्छा नहीं खेलते तो वो अपने दामन झाड़ के निकल जाएंगे। यार मैं तो बॉलर हूँ, ठीक है, मेरे पास सॉलिड मिडिल ऑर्डर नहीं है। सलमान अली आगा को लाए, उनका ऊपर नीचे किया मामला, उन्होंने चले रन स्कोर कर दिए, मुझे खुशदिल शाह ने कुछ नहीं दिया, मुझे अगेन रिजवान के साथ कोई इशू हो रहा है। आई डोंट हैव अ सॉलिड मिडिल ऑर्डर, और अगर इस मिडिल ऑर्डर के साथ मैं एशिया कप जा रहा हूँ मुझे परेशानी होनी चाहिए। देखिए, आपने इसकी जो स्टेटमेंट बोली उसमें एक प्लेयर पे आके मैं आपको फैसल यहाँ पे रुकवाता हूँ, और वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान के लिए परफॉर्म ना करना इस वक्त मेरा ये ख्याल है अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान टीम के लिए, बिकॉज देखिए कल का जो मैच शुरू हुआ है उसके बाद ऑल द वे टिल PSL हमारी क्रिकेट टीम एक्शन में है। इंग्लैंड भी आना है, वर्ल्ड T20 भी होना है, एशिया कप भी तो फौरन शुरू होना है, न्यूजीलैंड भी जाना है, इंग्लैंड आएगी यहाँ टेस्ट खेलने, न्यूजीलैंड की टीम आएगी, फिर PSL है, सो मच क्रिकेट। A performing रिजवान is a must for पाकिस्तान टीम। बाबर सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ये जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है कि एक तो हमने मिडिल ऑर्डर पे मेहनत नहीं की, आई टोटली एग्री विद यू, और T20 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि मोहम्मद आसिफ या आपके जो इफ्तिखार हैं, अभी यही 12 ओवर में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो जाए T20 में, क्या आपके ख्याल से आखिरी 8 ओवर में ये खिलाड़ी आपको लेके जा सकते हैं? नहीं, समथिंग सीरियसली रॉन्ग। सऊद शकील एक बहुत अच्छा लड़का था जिसको हम देखकर इतना हमने पता नहीं बताया जी, बड़ा जबरदस्त मिडिल ऑर्डर प्लेयर आ गया है, डोमेस्टिक में भी रन्स करता है, बेहतरीन उसका स्टैंस है, खेलने का अंदाज है, आप उसको लेकर नहीं जाते। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। सलमान अली आगा इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आपने देखा उसने 13 बॉलों पे शायद 26-27 रन के जैसे ही बनाए। अरे भाई उसको क्यों नहीं ऊपर भेज रहे थे? क्यों ऐसा हो रहा है कि नवाज को भी भेजे जा रहे हो, शादाब को भी भेजे जा रहे हो? देखिए फैसल, आई थिंक हमने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी, मुझे स्पेसिफिकली याद आ रहा है, और गेम सेट मैच में मैं और सवेरा तवातुर के साथ ये बात बोलते हैं, बाबर एक अजीम बैट्समैन है। अभी आपने बताया हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी उसने तोड़ दिया 88 मैचेस के बाद, इनिंग्स के बाद सबसे ज्यादा रन करने का। लेकिन बाबर की जो ग्रेटनेस है वो उसकी कप्तानी की बहुत सारी नाकामियों पे पर्दा डाल रही है, और कहीं ऐसा ना हो दैट हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े और उसके बाद हमारी आंखें खुलें। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन द वे पाकिस्तान टीम इज बीइंग कैप्टन एंड द सिलेक्शन इज बीइंग डन। अच्छा अदील, देखिए हम ऑल आउट भी नहीं कर सके ना इन्हें, हमने सिर्फ 16 रन से हमें जीत मिली है, तो क्या इतनी वीक हमारी बॉलिंग लाइनअप है? ये मतलब समझ से बाहर है। देखिए बहुत बड़ा फैक्टर शाहीन का ना होना है, और फिर आप, आई एग्री विद यू, आप मुझसे यही सवाल पूछेंगी कि अगर शाहीन नहीं है तो इसका मतलब ये कि क्या बाकी बॉलर्स फिर क्या करेंगे आपके? बिकॉज दिस सडनली लुक्स लाइक अ प्रीटी वीक साइड। अब आप देखिए, हमने 1 साल हसन अली को खिलाया, 1 साल नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद आपने हसन अली को खिलाया। अब एज अ क्रिकेट फैन, कल नसीम शाह अपना ODI डेब्यू कर रहे थे, आई मीन ही जस्ट डजंट साउंड लाइक a debutant. Why? Because he has been playing cricket. चाहे वो टेस्ट हो या T20 हो, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। मुझे भी हैरत हुई, अच्छा इनका अभी डेब्यू हो रहा है। इसी नसीम शाह को हम पिछले 1 साल से अगर खिला रहे होते, हसन अली को हम रगड़े जा रहे हैं, नहीं ये बड़ा बिग मैच प्लेयर परफॉर्म करके देगा, नहीं क्या इवेंचुअली आपको ड्रॉप करना। शाहीन को निकालने का बड़ा नुकसान हुआ। आपने ये देखा कि आपकी बॉलिंग बहुत वीक नजर आई है, और इसमें एक और जो बड़ी मैं कहूँगा अजीब सी बात है, हैरान को बल्कि मैं कहूँगा परेशान कुन बात है, जो खबरें आ रही है नेदरलैंड से, अल्लाह करे आई एम रॉन्ग, बट शाहीन माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑल द 3 ODIs, बल्कि जो एक खतरे का इजहार किया जा रहा है, शाहीन शायद इंडिया के खिलाफ एशिया कप के मैच में भी अवेलेबल ना हो। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप ये सोर्सेस, आई रियली होप प्लीज इसको रद्द कर देते हैं हम मसला आता है ना। देखिए जी हम इसको एक्सपेंज करते हैं, हम इसको कार्रवाई से हज़फ करते हैं, इस जुमले को कार्रवाई से हज़फ करते हैं, बिकॉज सिचुएशन अदील भाई ये हुई है कि हमने हसन पे रिलाय किया। आपने जैसे कहा कि डेब्यूटेंट कहीं से नहीं लग रहे थे, नसीम को डाल नहीं रहे हैं टीम में, और जो बेचारे धानी हैं वो मिठाई खिला खिला के उनको हल्कान कर रहे थे। हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हम इस पर अब ज़रूर बात करेंगे आगे चल के भी। तो फिर आज के शो से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ख्याल रखें और बारिश ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन केयर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।